अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा, आज की क्लास के अंदर एनईडी के 2016 के पेपर को हम सॉल्व कर रहे होंगे। एक चीज जो बड़ी कैटेगोरिकली मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई मैंने एनईडी के तमाम मैथ्स के पेपर को सॉल्व करवाया हुआ है। आप आराम से मैथ्स के पोर्शन में टॉप करके आ सकते हो। रिमेंबर दिस थिंग, आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे एनईडी के टेस्ट के अंदर उतनी अच्छी फील्ड आपको मिलेगी। आपको सिर्फ टेस्ट को पास नहीं करना। मैंने 2020 से ऑनवर्ड जितने भी एनईडी के पेपर्स थे मैंने वो तमाम पेपर्स भी सॉल्व करवाए हुए हैं। और 2003 से लेके 2000 पर्टिकुलरली 19 तक के पेपर्स को मैं सॉल्व करवा रहा हूं, जिनमें से आज की क्लास के अंदर हम 2016 के पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। डेट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, और जिस पेपर को सॉल्व करके हमें समझ में आएगा कि भाई किस तरीके से एनईडी के पेपर के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूछे जा रहे होते हैं, सो ऑन। तो बेटा, हमारी क्लास के अंदर आज पहला क्वेश्चन जो आ रहा है बड़े मजे का क्वेश्चन है और मेरे लेक्चर से लिया गया बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन कि भाई डेरिवेटिव ऑफ एलन साइन एक्स। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, एलन साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा? देखो, एलन का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? एलन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन। ये जो साइन एक्स है, यहां पे हमारे पास एलन का क्या आ रहा है? एक फंक्शन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल तरीके से ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। और फिर साइन का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पॉजिटिव का कॉस एक्स। तो कॉस डिवाइडेड बाय साइन मेरा आंसर हो गया। कॉस डिवाइडेड बाय साइन का एक और नाम क्या होता है? कॉट एक्स। तो सिंपल तरीके से हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि बेटा, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन विद इन सेकंड्स के अंदर चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी ऑलवेज डैश। हमेशा याद रखिएगा, सेट्स के अंदर ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि कभी भी सेट्स के टॉपिक के अंदर आपसे एग्जामिनर अगर पूछे ना कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट देखो कहते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी टर्म पे अगर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आप यूनिवर्सल में से उतनी वैल्यू को, बी की वैल्यू को माइनस करवा रहे हो। और माइनस का मतलब सेट्स के टॉपिक के अंदर होता है माइनस कॉमन, यानी कि सबट्रैक्ट कॉमन एंड राइट फर्स्ट ब्रैकेट रिमेनिंग वैल्यूज। ये होता है कॉम्प्लीमेंट के बेसिक फंक्शन की प्रॉपर्टी। तो अगर कभी भी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि ए यूनियन बी, इनके कंबाइन का अगर कभी भी आप कॉम्प्लीमेंट लोगे ना, ये हमेशा बराबर होगा किसके? ये हमेशा दुनिया के अंदर बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ये बेसिक थ्योरम होता है हमारे पास सेट्स के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है इफ -4, 8 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन देन फाइंड द इक्वेशन। अब देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपसे एग्जामिनर ने कहा है कि भाई -4 और 8 क्या आ रहे हैं हमारे पास? रूट्स आ रहे हैं। -4 और 8 क्या आ रहे हैं? रूट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सम ऑफ रूट निकाल लीजिए। तो सम ऑफ रूट कैसे निकालोगे? यानी कि जो दो आपको गिवन है ना, बेसिकली रूट्स गिवन है। रूट्स का मतलब होता है पॉसिबल सॉल्यूशंस, पॉसिबल आंसर्स, यानी कि आपको एक इक्वेशन के रूट्स गिवन है। सबसे पहले आप सम ऑफ रूट निकालोगे। सम ऑफ रूट का मतलब ही क्या होता है कि रूट्स का सम ले लेना। तो मैं सिंपल तरीके से इन दोनों रूट्स का सम ले लूंगा। तो -4 प्लस का 8 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्लस का 4। सिमिलरली मैं फिर क्या ले लूंगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लूंगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या होता है? यानी कि इन दो रूट्स का प्रोडक्ट। ये बन जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल नेगेटिव का 32। सही है ना? अब अगर मुझे अपनी इक्वेशन को फाइंड करना है तो इक्वेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट इनटू एक्स, आगे क्या होगा? प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा? देखो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, सम ऑफ रूट की वैल्यू किसके बराबर है? देखो, सम ऑफ रूट हमारे पास आया पॉजिटिव का 4 इंटू एक्स, प्लस का साइन, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या है? नेगेटिव का 32 इक्वल टू के बाद 0। चेक कर लो ये आंसर कहां पे मिल रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 32, ये हमें अगेन ऑप्शन नंबर बी पे मिल रहा है। तो वो एक्स क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 32 इक्वल टू 0। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि मेरे प्यारे शागिर्दों, मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर बी के बराबर। आप जब अपने ऑप्शंस देखोगे ना, लास्ट में मैंने आपको दिए, वहां पे ऑप्शन नंबर ए मार्क हुआ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो, इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझो। आपके पास बेसिकली आपको दो रूट्स गिवन थे। कभी भी दुनिया में अगर आपको रूट्स गिवन हो, सबसे पहले आप क्या निकालते हो? आप सबसे पहले निकालते हो सम ऑफ रूट और फिर निकालते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट। नॉर्मल सी बात है। तो भाई आपने सबसे पहले क्या करा? आपने सबसे पहले सम ऑफ रूट भी करा, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ
रूट भी करा एंड देन आपने सिंप्लीफिकेशन करने के ऊपर चले गए। कैसे कि भैया आपको फॉर्मूला पता है, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस का साइन आगे होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। तो इस फॉर्मूले को जब आप इस्तेमाल करोगे, इस्तेमाल करने के बाद आपका पर्टिकुलरली आंसर आ गया। डेट वॉज दी सिंपल लॉजिक जो कि हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर परफॉर्म की जा रही थी, और ये वो सिंपल चीज थी जो हमसे एग्जामिनर इस क्वेश्चन के अंदर मांग रहा था, और हमने सिंपल तरीके से क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया, सॉल्व भी कर दिया। अब मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है, इसमें क्या परेशानी की बात है। तो भाई सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है, इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कह रहा है, अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं बहुत दफा आप लोगों को बता चुका हूं कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन। आगे कहता है कि भाई तुम्हारे पास फोर्स का वेक्टर भी गिवन है और तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी गिवन है। हमें ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा फोर्स की वैल्यू क्या है, ये है 4i माइनस का 3j प्लस का 2k, ये आ गया फोर्स का वेक्टर। और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्या है, ये है नेगेटिव आई, नेगेटिव का 3j प्लस का 5k। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला ही क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो बेटा आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 3 जब नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा प्लस का 9, प्लस का 2 प्लस के 5 से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा पॉजिटिव का 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा नेगेटिव का 4 प्लस का 9 प्लस का 5, और 9 5 प्लस का 10 क्या बन जाएगा, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 15 यूनिट्स के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो ये ए है ना बेटा, ये हमारा करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। हमारा क्वेश्चन विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, मतलब क्या चिंता की बात है, भाई बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के, इसमें क्या मसले की बात है बेटा, क्या इशू की बात है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फॉर द वर्ड अरेंज द नंबर ऑफ पॉसिबल लेटर इज डैश। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए वो तमाम शागिर्द जो मुझसे पढ़ते हैं, मैंने बहुत डिटेल में उन्हें पढ़ाता हूँ वर्ड परमुटेशन। वर्ड परमुटेशन में आपने करना क्या होता है कि भाई आपको कोई भी वर्ड गिवन है जिसको आपने अरेंज करना है, आप सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स निकालो कितने आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, जितने भी टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं ऊपर वो आता है। नीचे आप हमेशा लिखते हो रिपीटेड अल्फाबेट, तो इस क्वेश्चन में देखो कितने अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है आर 2 दफा आ रहा है, ए 2 दफा आ रहा है, यानी कि देखो आर 2 दफा आ रहा है, जितने रिपीटेड लेटर्स हैं उनका फैक्टोरियल नीचे होगा। आर 2 दफा आ रहा है, ए कितनी दफा आ रहा है, ए भी 2 दफा आ रहा है, और बाकी एन जी और ई एक एक दफा ही आ रहा है, तो उनको लिखने की नीड नहीं है। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल बराबर होता है 5040 के। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 फैक्टोरियल भी 2 होता है, सिंप्लीफाई करवा दीजिए, चाहो तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो, चाहे तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, आपकी चॉइस है, कैलकुलेटर अलाउ होगा। 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 0 का 0। फिर इस 2 को भी सॉल्व करूंगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12 और 0 का 0, तो 1260 मेरा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो भाई यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर जो बी आ रहा है ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा सिंपल तरीके से। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि डेरिवेटिव फाइंड करके बताइए टेंजेंट इनवर्स 3x का। तो भाई देखो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है, भाई टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 3x मेरे पास टेंजेंट इनवर्स का क्या है, फंक्शन है, एंगल है, तो मैं सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे फंक्शन का स्क्वायर। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, फंक्शन का भी डेरिवेटिव लोगे तो 3x का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। तो यानी कि सिंपल तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है यार, लोग कहते हैं मुश्किल है, अरे भाई बताओ क्या चीज मुश्किल है इसके अंदर, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क का। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो भैया क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा। सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करा, किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑन द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जामिनर देखो कह क्या रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेरिवेटिव का। एग्जामिनर कह रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई की पावर 2x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव लेके बताना है। तो भाई कोई मसले की बात नहीं है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, आपको फंक्शन गिवन है, ऊपर आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर,
और नीचे हमारे पास आ रहा है ई की पावर के अंदर 2x² प्लस का 3। मुझे इस कंप्लीट टर्म का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो भाई कैसे अप्लाई करेंगे इस कंप्लीट टर्म का डेरिवेटिव? अरे भाई डेरिवेटिव का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे। डेरिवेटिव के अंदर डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है? डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला ये कहता है कि जो भी आपके पास डिवीजन में फंक्शन आ रहा है, आपने सिंपल तरीके से उसका नीचे ही क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। उस नीचे वाले फंक्शन को आपने एक दफा ऊपर ले जाके लिख देना है, और उसके बाद क्या करना है, जो ऊपर पहले से फंक्शन मौजूद है एक दफा उसका डेरिवेटिव लोगे। ले लिया भैया जी। फिर आगे जाओगे, नेगेटिव का साइन लगाओगे, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया तो उसका डेरिवेटिव लोगे। तो भाई मैंने ई की पावर 2x² प्लस 3 का डेरिवेटिव नहीं लिया था, तो अब ले लेंगे। तो नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता है कि एक दफा आप नेचुरल एक्सपोनेंट को एज इट इज लिख देते हो। एक दफा नेचुरल एक्सपोनेंट को आप एज इट इज लिख देते हो। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। सर आगे कैसे बढ़ेगी? अरे मेरे बेटे आगे ऐसे बढ़ेगी कि अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। तो भाई पावर में क्या आ रहा है मेरे पास, 2x² प्लस का 3। तो 2x² का डेरिवेटिव क्या होगा, ये बन जाएगा 4x। आगे क्या होगा, प्लस के 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा 0। सही है ना? तो देखो 2x² का डेरिवेटिव क्या होगा, लेट सपोज मैं आपको कहता हूं कि कहीं पे लिखा हुआ है 2x² प्लस का 3। तो भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर में यही फंक्शन आ रहा है ना, तो भाई इसका डेरिवेटिव होगा सिंपल 4x, और प्लस के 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो हमारे पास ये टर्म बन रही होगी। अब आपने करना क्या है, अब आपने सिंपल तरीके से ऊपर से देखो ई की पावर 2x² प्लस का 3 जो आ रहा है ना, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है ये इस टर्म के साथ भी वैल्यू आ रही है, इधर भी आ रही है। तो अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटू ई की पावर में 2x² प्लस का 3, मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 2x का 2x माइनस का ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जब इस 4x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x³। और देखो नीचे डिवीजन में क्या मौजूद है, नीचे डिवीजन के अंदर हमारे पास मौजूद है सिंपल तरीके से ई की पावर के अंदर 2x² प्लस का 3 और होल पावर में स्क्वायर का स्क्वायर। तो बेटा ये जो कंप्लीट टर्म है, ये एक स्क्वायर को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। ये जो कंप्लीट टर्म आ रही है, ये एक पूरे स्क्वायर को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। तो आपके पास बेसिकली वैल्यू क्या बन गई, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस का 4x³, 2x माइनस का 4x³। और देखो नीचे डिवीजन में क्या बचेगा, ई की पावर के अंदर 2x² प्लस का 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। देखो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ये आ गया 2x माइनस का 4x³ डिवाइडेड बाय ई की पावर 2x² प्लस का 3। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं गिवन है। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई यहाँ पे तमाम ऑप्शंस के अंदर देखो आपके पास क्या आ रहा है, ई की पावर 2x² प्लस का 3 लोगों ने माशाल्लाह से ऊपर लिखा हुआ है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये टर्म नीचे से ऊपर जाएगी ना, तो इसकी तमाम टर्म्स के साइन जो पावर होगी उसका साइन नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, इन्होंने गलत काम किया हुआ है। तो कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। अगर तो कोई ऑप्शन सही होगा, वो तो फिर यहाँ पे ऑप्शन नन होगा, कि भाई इसमें से कोई भी चीज सही नहीं आ रही, तो ऑप्शन नन विल बी द करेक्ट आंसर। अदरवाइज इसका करेक्ट आंसर होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था, जो कि आपके ऑप्शंस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। खैर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो एग्जामिनर मुझसे कहता है एसेंट्रिसिटी अगर 3/2 आ रही है तो कॉनिक क्या कहलाएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी दुनिया के अंदर आपके पास एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 3/2 आ रही हो तो ऐसे कॉनिक को क्या कहते हैं। देखो अगर दुनिया में कभी भी एसेंट्रिसिटी आपके पास 1 के बराबर होती है तो ये पैराबोला कहलाता है। पैराबोला का खास मतलब भी क्या होता है कि भाई एक ऐसी टर्म जहां पे एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो, 1 के बराबर। सिमिलरली दुनिया के अंदर कभी भी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो मगर 1 से छोटी हो, 0 से बड़ी मगर 1 से छोटी हो, तो ऐसे पर्टिकुलर कॉनिक को हम कहते हैं हमारे पास इलिप्स आ रहा है। सही है ना? वाइल ऑन दी अदर हैंड कभी भी दुनिया के अंदर एसेंट्रिसिटी अगर 1 से बड़ी आ जाए तो ऐसा जो कॉनिक होता है वो हाइपरबोला कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, हाइपरबोला। वाइल अगर दुनिया के अंदर कभी भी एसेंट्रिसिटी 0 के बराबर आ जाए तो ये जो कंडीशन होती है सर्कल की। सही है ना? तो अब देखो हमसे एग्जामिनर कह रहे हैं 3/2। ये डायरेक्टली सिंपल सी चीज है भाई। 3/2 का मतलब क्या है, 3 की वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है डिनोमिनेटर के मुकाबले के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी आपके पास। जाहिर सी बात है बेटा, एसेंट्रिसिटी आपके पास 1 से बड़ी है, तो ये कॉनिक कौन सा करेक्ट होगा, हाइपरबोला करेक्ट होगा। यानी कि कौन सा कॉनिक आ रहा है, हाइपरबोला का कॉनिक आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारे पास करेक्ट आंसर। तो हाइपरबोला इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है, ये पेपर्स में गलत क्वेश्चन गिवन है, इसको मैंने सही करवा दिया है। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं कि बेटा देखो 2016 का ये पेपर है। कोई भी इंस्टीट्यूट जो पेपर को डिजाइन करता है ना भाई, वो बच्चों से एक्सपीरियंस से पूछ पूछ के क्वेश्चंस को डिजाइन कर रहा होता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, 2016 के पेपर के अंदर यहाँ पे टीचर से गलती हुई हुई है, या फिर हो सकता है क्वेश्चन ही गलत आया हुआ हो कि क्वेश्चन की एक वर्डिंग में मसला था, ऊपर पावर 9 नहीं है, ऊपर पावर 10
होगी, क्योंकि ऊपर अगर पावर 9 आ जाएगी फिर आप सॉल्व भी नहीं कर सकते, सही है ना। सो इसका मतलब कि ऊपर पावर 10 होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2x फॉर द एक्सपेंशन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज डैश। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इनको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। रिमेंबर दिस थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बच्चे मुझसे तालीम हासिल करते हैं उन्हें मालूम है कि मैंने इसकी एक शॉर्टकट पढ़ाई हुई है। बेटा आप किसी भी महंगे और बेकार कोचिंग सेंटर में जाओगे, वहां पे आपको शॉर्टकट्स नहीं पढ़ाई जाएंगी जिस तरीके से मैं अपने शागिर्दों को लेके चल रहा होता हूं। याद रखिएगा, कभी भी रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स का टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करने का पैटर्न क्या होता है, आपने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है एक शॉर्टकट के ऊपर, कि देखो आर की वैल्यू को विद इन सेकंड्स के अंदर आप फाइंड कर सकते हो। आपके पास एक बाइनोमियल टर्म आ रही है, आपको क्या निकालना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि सबसे पहले आपको आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आर की वैल्यू को विद इन सेकंड में निकालने का शॉर्टकट क्या होता है, ये होता है आर इज इक्वल टू एन पी माइनस का एम डिवाइडेड बाय पी प्लस का क्यू। आप किसी भी महंगे बेकार कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो कि वहां पे शॉर्टकट आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। एन का मतलब यहां पे क्या होता है, एन कहा जाता है आपकी बाइनोमियल टर्म की कंप्लीट पावर को, ये एन है। पी का मतलब होता है जो भी फर्स्ट वेरिएबल आ रहा है इसके ऊपर, फर्स्ट टर्म के जो वेरिएबल है उसकी जो पावर आएगी वो पी कहलाएगा। क्यू का मतलब होता है जो भी सेकंड टर्म के पास वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो क्यू होगा। सिमिलरली एम का मतलब होता है रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है, इसका मतलब एक्स की पावर 0 निकालनी है, तो मेरे पास रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स क्या है, 0 है, तो ये मेरे पास एम की वैल्यू होगी। बड़े बेसिक बड़ी मजे की शॉर्टकट होती है। तो सबसे पहले इस तरीके से मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा आर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी एन। एन का मतलब क्या है, देखो एन किसके बराबर है, बाइनोमियल टर्म की कंप्लीट पावर, 10 का 10 आ गया। फिर पी की वैल्यू क्या है, देखो पी कहते हैं फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल आ रहा है ना, फर्स्ट टर्म में जो भी वेरिएबल आ रहा है इसकी पावर, तो एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो एक्स की पावर क्या है, 1 के बराबर है। फिर माइनस करवाओगे एम से, एम का मतलब होता है रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स, तो भैया अगर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है तो उसका मतलब एक्स की पावर 0 है, तो एम की जगह पे 0 आ गया। नीचे डिवीजन में पी प्लस का क्यू, पी का मतलब फर्स्ट टर्म के वेरिएबल की पावर जो कि 1 होगा, क्यू का मतलब सेकंड टर्म के वेरिएबल की पावर, तो एक्स की पावर 1 हो गया। सही है ना भैया, कुछ भी नहीं तो 1 है। सिंप्लीफाई करवाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर आपके पास, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो आर की वैल्यू आ गई। जब आर की वैल्यू आ गई, अब आप फाइनली बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करवा सकते हो। तो बेटा देखो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर के अंदर एन माइनस का आर इंटू बी की पावर आर। तो भैया देखो n कॉम्बिनेशन r क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 कॉम्बिनेशन 5। a की वैल्यू क्या है, a मेरे पास फर्स्ट टर्म बराबर है 2x के, बाहर पावर में क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा n माइनस का r यानी कि 10 माइनस का 5। b की वैल्यू है मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 2x, बाहर पावर में क्या आ जाएगा r यानी कि 5। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवाओगे आंसर बन जाएगा 10 कॉम्बिनेशन 5। कैलकुलेटर में निकाल लीजिए, कैलकुलेटर अलाउ होगा एनईडी साइट के ऊपर। अगर आप हाथ से करना चाहते हो मैं हाथ से भी आपको बता सकता हूँ कि भाई 10 को आप एक्सपेंड करवाओगे अप टिल कहां तक, 5 तक, तो क्या बन जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। नीचे 5 फैक्टोरियल का और 5 फैक्टोरियल रेडिस का, रेडिस तो 5 से 5 कट गया। 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120 के बराबर, तो 10 12 जार इज 120, 6 1 जार 6 एंड 6 2 जार इज 12, 2 1 जार 2 एंड 2 4 जार 8, तो क्या बन जाएगा 4 9 जार 36, और फिर आप 36 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 10 कॉम्बिनेशन 5 की डायरेक्टली आंसर क्या आ गया 252। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 2 की पावर भी 5 आ गई, x की पावर भी 5 आ गई। सिमिलरली यहाँ पे जो पावर आ रही है ये भी दोनों टर्म्स के पास जाएगी, तो बेटा ये 2 की पावर भी देखो 5 बन गया, x की पावर भी 5 बन। तो बेटा देखो चूंकि सिमिलर टर्म्स आ रही हैं तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो आपका सिंपल आंसर क्या होगा 252 के बराबर। तो भाई आपका फाइनल आंसर क्या होगा 252 के बराबर। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बहुत ज्यादा सॉल्व ऑलरेडी करवाया हुआ है कि देखो कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन, कोई मुश्किल चीज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अ वेरी इंपॉर्टेंट अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सही है ना। तो भाई ये शॉर्टकट्स आपको कोई भी बंदा नहीं पढ़ाएगा। वो तमाम बच्चे जो मेरे शागिर्द होते हैं ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कि मैं उनको बार बार एक जुमला कहता हूं कि एप्टीट्यूड इज नॉट अबाउट कि आप इंटरमीडिएट में कितना अच्छा पढ़ के आए हो या ए लेवल्स में कितना अच्छा पढ़ के आए हो। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट शॉर्टकट्स। एप्टीट्यूड में देखो मैं कितनी सारी शॉर्टकट्स होती हैं, आपको साथ साथ एक एक चीज बता रहा होता हूँ। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो भाई अभी मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 7 मई से। आप अगर आज से भी रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपकी राउंड 1 के अंदर भी उसके पास पेपर्स का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि साथ साथ आपकी राउंड 2 की तैयारी कंप्लीट होगी। ना सिर्फ ये बल्कि नर्स फास्ट आईबीए एनईटी यूईटी सबकी तैयारी उसी बैच में शामिल होगी। आप सिंपल तरीके से बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उस बैच की फीस
बेतहाशा कम होती है। अदरवाइज मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ होता है। मगर अगेन बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि तमाम सब्जेक्ट्स लाइव पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, आईक्यू हो, जनरल मैथ्स हो, बेसिक मैथ्स हो, और वो सब उस मामूली सी फीस में शामिल होता है। तो भाई मैंने 2 मई तक बच्चों को उस पर डिस्काउंट भी दे रहा हूँ कि भाई 6,500 रुपीज की फीस होगी अगर आप 2 मई तक अप्लाई करते हो, और अगर आप अपने साथ अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लेकर आते हो तो मैं हर बच्चे से 6,000 रुपीज ले लूंगा, अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करते हो और फ्रेंड्स के साथ लेकर आते हो तो। मैंने ऑलरेडी फीस बेतहाशा कम रखी होती है। इसके अंदर आपकी एनईडी की तैयारी भी शामिल है, नर्स की तैयारी भी शामिल है, फास्ट की तैयारी भी शामिल है, आईबी की तैयारी भी शामिल है, और अगर कोई बच्चा एमडी कैट साइड का है, मेडिकल साइड का है, तो उसकी ना सिर्फ उसकी सीएस रिलेटेड तैयारी करवाई जाएगी बायोटेक्नोलॉजी बायोमेडिकल की, बल्कि साथ साथ उसकी एमडी कैट की क्लासेस भी ली जाएंगी। इसी फीस में सब कुछ शामिल होगा। आप में से जो बच्चे किसी महंगे कोचिंग के हाथों डसे हुए होंगे वो तो सोच रहे होंगे सर इतना इतनी सस्ती, तो भाई इसी सस्ती चीज के अंदर हम तमाम चीजें आपको कवर करवाते हैं विद द बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी अवेलेबल इन पाकिस्तान, विद द बेस्ट प्रोफेशनल फैकल्टी अवेलेबल हियर इन पाकिस्तान। उसके ऊपर आपकी तमाम क्लासेस लाइव ली जाती हैं, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट होते हैं। आप ये सोचो कि बेटा अगर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारे मॉक टेस्ट बच्चों के लिए डाले हुए हैं जो कि मुझे इतने कॉस्टली पड़ते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि जो बच्चा मेरे बैच में होता है उसकी तैयारी कितनी अच्छी होती होगी और उसके कितने ज्यादा मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे होते होंगे। खैर वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा मजे का आ रहा है। अरे भाई ये क्वेश्चन तो और इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 9, यानी कि जीपी की बात कर रहा है कि जीपी में तीसरी टर्म बराबर है 9 के, और आगे कहता है कि छठी टर्म बराबर है 243 के। आगे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो। तो भाई कॉमन रेशो निकालना चाहते हो, एक शॉर्टकट सिखाऊंगा तो सीखोगे मेरे प्यारे शागिर्दों। एक शॉर्टकट सिखाऊंगा तो जरा सीखो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, शॉर्टकट का नाम है मैथफ्लिक्स शॉर्टकट। कोई महंगा बेकार कोचिंग सेंटर नहीं सिखाएगा। कि देखो कभी भी अगर आपको जीपी के अंदर दो टर्म्स गिवन हो, आपको विद इन सेकंड्स के अंदर कॉमन रेशो की वैल्यू निकालनी हो, तो भाई सिंपल तरीके से क्या करना है, जो भी बड़ी वाली टर्म है उसको ऊपर रखो, जो भी छोटी वाली टर्म है उसको नीचे रखो। बाहर पावर में जाओ 1/बाय जो भी बड़ी वाली टर्म का n है, जैसे यहाँ पे छठी टर्म का n है, उसमें से मैं माइनस करवा दूंगा जो छोटी वाली टर्म थी उसकी नंबर ऑफ टर्म्स को, यानी कि थर्ड टर्म के नंबर ऑफ टर्म्स को। तो क्या बन जाएगा जरा गौर से देखिएगा। T6 की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है 243 के। T3 की वैल्यू क्या है, 9 के बराबर है। पावर में क्या है, पावर में है 1/n6। n6 का मतलब क्या है, छठी टर्म की नंबर ऑफ टर्म। तो छठी टर्म के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, जाहिर सी बात है अगर T6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, 6 होंगी। अगर n3 का मतलब क्या होता है, थर्ड टर्म की नंबर ऑफ टर्म, तो जाहिर सी बात है तीसरी टर्म है तो उसमें कितनी टर्म्स हैं, यानी कि थर्ड टर्म, यानी कि n3 का मतलब क्या होता है कि भाई तीसरी टर्म की नंबर ऑफ टर्म, तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 के बराबर होगी। इसको सिंप्लीफाई करवाओ, 243/9। वैसे तो डायरेक्टली मेथड होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए n का क्यूब क्या होगा या n का स्क्वायर क्या होगा, बट अगर नहीं आता तो चलो बेसिक लेवल पे समझ लो कि भाई 3 3 जार 9 होता है, 3 8 जार इज 24 एंड 3 1 जार इज 3, फिर 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6 और कितना कैरी किया 21 बन गया। 21 का मतलब है 3 7 जार इज 21। तो क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपके पास सिंपल तरीके से आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आ गया 27 का 27। और देखो होल पावर में क्या होगा, 6 में से 3 निकालोगे 3 बचेगा। 27 का मतलब क्या होता है, 27 क्या होता है, 27 होता है बेटा 3 का क्यूब, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। बाहर पावर में क्या है 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, विद इन सेकंड्स के अंदर आपके पास आर की वैल्यू आ गई, विद इन सेकंड्स के अंदर आर की वैल्यू आ गई। तो आपके पास अब आर आ गया, आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म निकालने की या किसी और टर्म को निकालने की भी एक शॉर्टकट सिखा देता हूँ। क्या याद करोगे सर, हाशिम से पढ़ लेते, सर हाशिम ने लगे हाथों मुफ्ते के अंदर ट्रिक सिखा दी भाई। तो भाई एप्टीट्यूड की शॉर्टकट एक और सीखो। मुझे मैंने आर की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, फाइनली मेरे पास आर की वैल्यू आ चुकी है। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक और चीज यहाँ पे, फर्स्ट टर्म की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। भाई इस आर की वैल्यू को आया T3 में डाल दीजिए, आया T6 में डाल दीजिए, आसान वाली में आपके पास सिंपली तरीके से ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि फर्स्ट टर्म होता है। तो भाई देखो T3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, T3 का फॉर्मूला होता है सिंपल ए आर स्क्वायर के बराबर। तो भाई T3 की ओरिजिनल वैल्यू आपको क्या गिवन है 9, हमें क्या चाहिए ए की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट टर्म होती है ए। तो आर की वैल्यू क्या है, आर बराबर है हमारे पास सिंपल तरीके से 3 के, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 से 9 जब कटेगा तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1 के बराबर। ए का मतलब ही क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो आपके पास यानी कि देखो ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 3 है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है कि बच्चा बोले सर ये आंसर करेक्ट क्यों है, तो भाई उसके पीछे रीजन क्या है कि देखो आपने सबसे पहले आर की वैल्यू को फाइंड कर लिया। जब आपने आर की वैल्यू को फाइंड कर लिया तो आपको
आपको चूंकि T3 की वैल्यू, आपको चूंकि A चाहिए था, A कहते हैं फर्स्ट टर्म को, T1 का फॉर्मूला क्या होता है, A के बराबर होता है ना बेटा। T1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, A के बराबर होती है। तो भैया मुझे A की वैल्यू चाहिए, यानी कि T1 की वैल्यू चाहिए। तो आप सिंपल तरीके से T3 या T6 किसी में भी R की वैल्यू डालोगे, आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा इस मैथफ्लिक्स शॉर्टकट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है दुनिया के अंदर। कभी भी अगर आपको R की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो अगर दो टर्म्स गिवन है, तो जो बड़ी वाली टर्म है उसको ऊपर रखो, छोटी वाली टर्म को नीचे रखो, सही है ना। इसको मैं टी जे और टी के से रिप्रेजेंट कर लो, या इसको आप अलग से रिप्रेजेंट कर लो, टी के टी जे से कर लो। लेट सपोज मैं कहता हूं बड़ी टर्म टी के है और टी जे छोटी टर्म है, सही है ना। और बाहर पावर में क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई के माइनस का जे, यानी कि जो भी आपके पास के टर्म के अंदर आपके पास एन आ रहा है वो बाहर आ जाएगा, जे टर्म का जो एन आ रहा है वो उस के से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपल तरीके का शॉर्टकट होता है बेटा। किसी भी महंगे बेकार कोचिंग सेंटर में पढ़ोगे, वहां पे शॉर्टकट नहीं सिखाया जाएगा आपको। मैं चाहता तो टर्म निकालने का भी शॉर्टकट बता सकता था, मगर चूंकि पहली टर्म भी फाइंड करनी है तो वहां पे अप्लाई नहीं करो तो बेहतर है, तो इसलिए मैं नॉर्मल मेथड में बता दिया। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि यार आपके पास एक लाइन है, और ये लाइन क्या आ रही है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई आपके पास एक लाइन है 2x प्लस का 3y प्लस का 4 इक्वल टू 0। एग्जामिनर कहता है कि भाई इस लाइन के परपेंडिकुलर के ऊपर जो लाइन है ना, बताइए उसकी इक्वेशन क्या होगी। हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर कभी भी दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगी। जो भी पहली वाली लाइन का y कोफिशिएंट होगा वो सेकंड लाइन का x कोफिशिएंट होगा, और जो भी फर्स्ट लाइन का x कोफिशिएंट होगा विद अपोजिट साइन वो सेकंड लाइन का y कोफिशिएंट होगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो आप चेक कर लीजिए किस वाले फॉर्मूले के अंदर आपको 3x माइनस का 2y मिल रहा है। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर मुझे फाइनली क्या दिख रहा है, 3x माइनस का 2y। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 का, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। दोबारा समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को कि बेटा मैथ्स का एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैथ्स के अंदर आपके पास दो लाइनें एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो लेट सपोज ये लाइन L1 है, तो अगर ये लाइन किसी के भी परपेंडिकुलर है ना, तो ये बात लाजमी है कि जो सेकंड लाइन होगी जिसके ये परपेंडिकुलर है, उस लाइन के पास फर्स्ट लाइन का जो y कोफिशिएंट है वो एज एन x कोफिशिएंट मौजूद होगा, और जो फर्स्ट लाइन का x कोफिशिएंट है वो विद एन अपोजिट साइन, विद एन अपोजिट साइन। लेट सपोज यहाँ पे पॉजिटिव का a1 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव का a1y। और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट की चिंता नहीं करते होते हम। तो जो भी लाइन मेरे पास ये वाली फॉर्मेट को फॉलो कर रही होगी वो मेरी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी। तो ये काम सिर्फ देखो इक्वेशन नंबर बी के अंदर मेरे पास हो रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इक्वेशन नंबर बी होगा मेरे पास। क्लियर है बेटा। तो बेटा देखो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। दुनिया में कभी भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगी तो पहली वाली लाइन का x कोफिशिएंट दूसरी वाली लाइन के y में एग्जिस्ट करेगा विद अपोजिट साइन, और पहली वाली लाइन का y कोफिशिएंट दूसरी लाइन के x में एग्जिस्ट कर रहा होगा सिंपली। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है भाई। ये शॉर्टकट्स आपको कोई महंगा बेकार कोचिंग सेंटर नहीं पढ़ाएगा। मैंने एक एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी डाली हुई है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी तैयारी हो तो आप लाजमी तौर के ऊपर बैच को ज्वाइन करिए। न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है। ज्वाइन करने का तरीकेकार बहुत ही सिंपल है, डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। अदरवाइज आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो एंड सो ऑन। तो खैर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब आपके पास एक सिंपल पैराबोला की नॉर्मल इक्वेशन गिवन है, आपसे एग्जामिनर कह रहा है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम बताइए। मेरे प्यारे शागिर्दों, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ 4a। चूंकि आपको पैराबोला जनरल फॉर्म में गिवन है, यानी कोई इक्वेशन नहीं गिवन, सिंपल स्टैंडर्ड आपके पास पैराबोला की इक्वेशन ही आ रही है, तो याद रखिएगा कि लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, किसी भी पैराबोला के अंदर ये सिंपल मॉडुलस ऑफ 4a के बराबर होता है। और अगर आप में से किसी बच्चे को ये नहीं पता कि भैया हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम की लाइन कौन सी लाइन होती है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस। बेटा लेटेस्ट रेक्टम दुनिया के अंदर वो लाइन कहलाई जाती है कि भाई फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पैराबोला का फोकस आ रहा है, दुनिया के अंदर एक ऐसी लाइन का मौजूद होना जो कि आपके पास ना सिर्फ आपके फोकस से पास करे, बल्कि आपके पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट्स को जाके टच भी करे, बल्कि साथ साथ वो आपके एक्सिस ऑफ पैराबोला के हमेशा परपेंडिकुलर भी हो। तो ऐसी लाइन को दुनिया के अंदर क्या कहा जाता है, ऐसी लाइन को दुनिया में कहा जाता है लेटेस्ट रेक्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 99% यूनिवर्सिटीज के अंदर एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, और मेजॉरिटी बच्चे इसको समझ नहीं पाते, वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कर पा रहे होते कि पता नहीं कॉन्सेप्ट क्या है। उन्हें लगता है कि शायद कोई मजाक है। बेटा ये मजाक नहीं है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा कि लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक ऐसी
ऐसी लाइन जो कि फोकस से पास करे, पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट्स को जाके टच करे और साथ साथ एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर भी हो। इस लाइन का नाम होता है लेटिस सेक्टम की लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फॉर एनी मैट्रिक्स द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स इज डैश। हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। चेक कर लो कौन सा आंसर करेक्ट है। सो भाई यहाँ पे मेरे पास जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा, अल्लाह भला करे, ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा बेटा? ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। मैं मार्क भी कर देता हूँ ताकि आप बाद में आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये मेरा आंसर आ गया, यहाँ पे मेरा आंसर ये था। क्लियर है भैया? ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 में एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है? ये कहता है कि भैया इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है किसके ऊपर? 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू dx। भाई साफ तौर पे दिख रहा है कि इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट टर्म की पावर क्या है? 1 के बराबर। नीचे से ऊपर जाके पावर -1 होगी तो फेल हो जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एलन शॉर्टकट। एलन शॉर्टकट क्या कहता है कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव देखो। नीचे देखो क्या मौजूद है? 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इसका ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए 2x के बराबर। तो 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल तरीके से एलन शॉर्टकट को अप्लाई कर देंगे। एलन शॉर्टकट कहता है कि एलन को एक बार लिखो और जो भी नीचे का फंक्शन आ रहा है वो डायरेक्टली एलन का फंक्शन बन जाएगा। और हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया मेरे प्यारे बेटे? सॉल्व हो गया। सिंपल तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये होगा ln 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का c। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? ए के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैंने आपको बहुत दफा बताया हुआ, इसकी शॉर्टकट बड़े मजे का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है सेंटर ऑफ अ सर्कल को फाइंड करना है। याद रखिएगा मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर आप मेरे बच्चे हो ना तो भाई ये चीज ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपको सर्कल की अगर इक्वेशन गिवन है, आपको विद इन सेकंड्स के अंदर अगर सर्कल का सेंटर निकालना है तो इसकी शॉर्टकट क्या है कि सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन को देखो। अगर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 के बराबर है तो डायरेक्टली तुम जाओ सिंगल पावर वाले x और सिंगल पावर वाले y के पास, इनको डायरेक्टली -2 पे डिवाइड करवा दो। क्या कहा मैंने? लेट मी रीडिफाइन माय वर्ड्स। मैंने आपसे कहा कभी भी अगर आपको सर्कल का सेंटर निकालना है विद इन सेकंड्स के अंदर और आपको सर्कल की जो इक्वेशन गिवन है वहां पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अगर 1 और 1 आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली जाओगे सिंगल पावर वाले x और सिंगल पावर वाले y के पास, इनको डायरेक्टली -2 पे डिवाइड करवाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा? सर्कल का सेंटर आ जाएगा। यहां से आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो ये आ जाएगा प्लस का 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का माइनस और 2 4 जार 8। तो आपके पास विद इन सेकंड्स के अंदर सर्कल का सेंटर आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्कल के सेंटर की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये होगी 3 -4 के बराबर। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल सी चीज है, याद रखिएगा। दोबारा पूरी बात रिपीट कर देता हूं, कभी भी सर्कल का सेंटर निकालना हो तो सिंपल तरीके से हमेशा सर्कल की इक्वेशन को आपने देखना है। अगर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और 1 के बराबर है तो जो भी आपके पास सिंगल पावर वाला वेरिएबल एक्स है और सिंगल पावर वाला वेरिएबल वाई है, इनको आपने डायरेक्टली -2 के ऊपर क्या करवा देना है? डिवाइड करवा देना है। तो आपको सर्कल का सेंटर मिल जाएगा, जो कि बेसिकली क्या होता है? सर्कल का सेंटर होता है -g, -f। इसीलिए नेगेटिव पे डिवाइड करवाते हैं ताकि -g, -f मिल जाए सर्कल का सेंटर। ये बड़ी बेहतरीन शॉर्टकट है बेटा, कोई आपको टीचर नहीं पढ़ाएगा। ये शॉर्टकट बिलियन डॉलर्स की शॉर्टकट है। तो अगर आप चाहते हो कि लाजमी तौर पे आपकी तैयारी कंप्लीट हो तो भाई ये तमाम पास पेपर्स लेक्चर को लो और प्रॉपर एप्टीट्यूड की तैयारी करो। आप लाजमी तौर के ऊपर बैच के अंदर एनरोल करवाओ, उसमें तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी करवाई जा रही होगी। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल को फाइंड करना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट का अंडर रूट। सिंपल तरीके से आगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, आगे क्या होगा? प्लस का 2gx, आगे क्या होगा? प्लस का 2fy, आगे क्या होगा? प्लस का c। यानी कि देखो आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर आपसे कहता है कि अगर आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट को फाइंड करना है तो भाई उसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया, ये बराबर होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने एक चालाकी करी है। चालाकी क्या करी कि उसने आपको जो सर्कल की इक्वेशन दी है ना, ये उसने आपको भी स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं दी हुई। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं? 3 3 के बराबर। तो पहले मुझे इस पूरी इक्वेशन में से 3 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से 3 को कॉमन लूं तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वाई।
आगे प्लस का 3 3 जार 9 इक्वल टू 0। तो भाई ये जो 3 यहाँ पे कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे 0 से डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा। हम डायरेक्टली मैं लिख सकता था, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने क्या करना है, जो सर्कल की इक्वेशन आ रही है ना, इससे 3 को कॉमन लेना है। क्योंकि देखो अभी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 3 के बराबर, तो आपने 3 कॉमन लेके बाहर निकाल दिया ताकि आपके पास सर्कल की इक्वेशन नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर फॉर्म हो जाए, यानी कि जनरल फॉर्म की जो नॉर्मल फॉर्म होती है उसके ऊपर आ जाए। अब आप जाओगे किसके ऊपर, अपने पास जी और एफ की वैल्यू निकालने के लिए। और ये जो आपको पॉइंट गिवन होता है ना, ये पॉइंट होता है हमारे पास एक्स कॉमा वाई। और देखो हमें इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चाहिए, जी चाहिए, एफ चाहिए और सी। अब देखो जी और एफ निकालने की शॉर्टकट क्या है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या शॉर्टकट कहा था कि भाई सर्कल का सेंटर निकालने के लिए हमेशा हम -2 पे डिवाइड करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको पॉजिटिव का जी और पॉजिटिव का एफ चाहिए तो उसके लिए आप सिंपल एक्स और वाई को प्लस के 2 पे डिवाइड करवाते हो। ये दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है, अक्सर बच्चे इसमें भूल जाते हैं, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। वो गलती ये करते हैं कि भैया सर्कल के सेंटर निकालने के लिए भी प्लस के 2 पे डिवाइड करवा देते हैं, या फिर जी एफ निकालने के लिए -2 पे डिवाइड करवा देते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, सर्कल का सेंटर कभी भी निकालना हो तो आप सिंपल जो सिंगल पावर वाला एक्स और सिंगल पावर वाला वाई होता है उसको हमेशा -2 पे डिवाइड करवाते हो। वाइल चूंकि मुझे देखो इस फॉर्मूले में प्लस का जी प्लस का एफ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्लस के 2 पे डिवाइड करवाऊंगा। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, मेरे पास यहां से देखो आ जाएगा सिंपल हाफ, और यहां से भी सिंपल हाफ आ जाएगा, सही है ना। तो ये मेरे पास डायरेक्टली पॉजिटिव का जी और पॉजिटिव का एफ आ गया। और सी का मतलब क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट। तो भाई इस इक्वेशन में देखो कांस्टेंट क्या है, 3 के बराबर। अब मैंने जी भी निकाल लिया, एफ भी निकाल लिया, सी भी निकाल लिया, तमाम वैल्यूज को फॉर्मूले में डाल दीजिए। क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स। देखो एक्स और वाई का मतलब क्या, जो पॉइंट गिवन है वो एक्स और वाई है, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9। आगे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस का 2gx। तो g की वैल्यू क्या है, 1/2 के बराबर, x की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर। आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 2fy, f की वैल्यू आ गई हाफ, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई सिंपल तरीके से मेरे पास 3 के बराबर। आगे क्या हो जाएगा, प्लस का c, तो c क्या है, c3 है। सिंप्लीफाई से करवा दीजिए तो फाइनली आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 प्लस का 9 18 बन गया। इस 2 से 2 जाएगा, सिंपल 3 बचेगा। इस 2 से भी 2 जाएगा, सिंपल 3 बचेगा, और लास्ट में भी 3 बच रहा होगा। तो ये बन गया भैया 333। तो ये मेरे पास सिंपल तरीके से 9 ही बन रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो 18 में मजीद 9 का इजाफा मैं करूंगा तो क्या बनेगा, सिंपल तरीके से 18 में 3 फिर 3 फिर 3 का इजाफा करोगे तो क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा आपके पास। और √27 आपका फाइनल आंसर होगा। तो चेक कर लीजिए भाई, कहीं पे √27 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, मेरे पास करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो कैसे सॉल्व किया, पूरी बात रिपीट कर देता हूं। आपको कभी भी सर्कल की इक्वेशन अगर गिवन हो ना, आप डायरेक्टली मेरी ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 3 और 3 आ रहे थे। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने 3 को कॉमन लिया, और जो 3 कॉमन लिया था उसको दूसरी तरफ इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके 0 से डिवाइड करवा के खत्म करवा दिया। अब जो मेरे पास है सिंपल ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो जो भी सिंगल पावर का एक्स और सिंगल पावर के वाई का वेरिएबल है, इनको डायरेक्टली 2 पे डिवाइड करवाऊंगा। जब 2 पे डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास डायरेक्टली जी और एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो जी और एफ की वैल्यू हम लोगों ने इस पैटर्न के ऊपर सिंपली फाइंड आउट कर ली। किस तरीके से फाइंड आउट कर ली, कि ये जो भी एक्स और वाई आ रहा था इनको मैंने 2 2 के ऊपर डिवाइड करवाया, तो मेरे पास डायरेक्टली क्या आ गया, जी कॉमा एफ का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया बेटा, जी कॉमा एफ का आंसर आ गया। जब जी कॉमा एफ का फाइनली मेरे पास आंसर आ गया, तो अब देखो हमने करना क्या है, हम लोगों ने फाइनली सिंपल तरीके से, जब जी भी आ गया, एफ भी आ गया, सी भी पता है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट के फॉर्मूले में वैल्यूज को डालेंगे। यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का सी। तो जो एक्स और वाई होता है ना, ये पॉइंट होता है, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, वैल्यूज को डालोगे, सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ गया। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 19 दोबारा रिपीट हो गया। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है फॉर्म for the deck of 52 playing cards find the probability of diamond cards। अब देखो डायमंड हमारे पास क्या होता है, पूरा एक प्रोबेबिलिटी के कार्ड्स। देखो कार्ड्स का कॉन्सेप्ट अक्सर बच्चों को नहीं आता होता, खुदारा अगर आपको नहीं आता तो भाई मैंने यूट्यूब के ऊपर भी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बहुत, मुझे तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अगेन बैच में भी आके आप पढ़ सकते हो। अगेन प्रोबेबिलिटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर यूनिवर्सिटी के अंदर, एनईडी के अंदर बेतहाशा क्वेश्चन सिंपल डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी से ऊपर आ रहे होते हैं। तो भाई कार्ड्स का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। देखो डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डायमंड आपके पास एक प्रॉपर ग्रुप होता है। डायमंड के जो कार्ड्स होते हैं वो 13 कार्ड्स होते हैं आपके पास, 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 13 पत्ते टोटल डायमंड के होते हैं। तो मेरे पास सिंपल इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डायमंड आने की 13 डिवाइडेड बाय 52 के बराबर। सिंप्लीफाई से आप करवाओगे, 13 के टेबल में 52 कहां पर आता है, 4 पे आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के बराबर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई बताओ इसमें क्या मुश्किल बात है, लोग कहते हैं मुश्किल है, अरे भाई बताओ मुश्किल है कि नहीं मुश्किल, आप बोलोगे आसान है, अरे भाई आसान नहीं था, आसान बनाया गया है इसको बेटा, क्लियर है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। अगेन 22 मैंने क्या कहा था, बहुत आएगा बेटा पेपर में, बड़ा रिपीट होता है। खैर 21 को पहले देख लेते हैं 21 में क्या आ रहा है। 21 क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है कि यार आपके पास ये दो मैट्रिसेस आ रहे हैं, इक्वल टू के बाद 1 0 0 1, कहता है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बताइए। देखो दुनिया में कभी भी दो मैट्रिसेस अगर ऐड करने के लिए आ जाए, सिंपल वे में ऐड करवा दो। मैट्रिसेस ऐड कैसे होते हैं, देखो अगर तो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो हमेशा मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मैट्रिसेस ऐड कैसे होती हैं, जो भी एक दूसरे के आमने सामने वाली टर्म्स होती हैं एक दूसरे में ऐड हो जाती है। तो 2 प्लस का 2 4 बन गया, एक्स प्लस का 4 एज इट इज आ जाएगा, 3 प्लस का 5 6 7 8 बन जाएगा, और y प्लस का 0 सिंपल y आ गया। इक्वल टू के देखो बात क्या है, इक्वल टू के बाद मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 1 0 0 1, ये मेरे पास मौजूद है। याद रखिएगा दुनिया में कभी भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल टू के आमने सामने एक दूसरे के बराबर आ जाएं तो इनकी एडजेसेंट वैल्यू हमेशा एक दूसरे के बराबर आनी चाहिए। यानी कि कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर दो मैट्रिक्स आ रहे हो तो ये बात लाजिम है कि जो एक दूसरे के आमने सामने वाली टर्म्स होंगी वो एक दूसरे के बराबर होंगी। बाय द वे इन्होंने क्वेश्चन में भड़ मारा हुआ एनईटी वालों ने, या फिर जिन्होंने ये पेपर्स हम लोग ले रहे थे, तो भाई उसके अंदर देखो यहाँ पे 4 के सामने 1 नहीं आ रहा, मगर ये आपस में बराबर होना चाहिए था। इन्होंने मतलब इतना गौर ही नहीं करा, ये भी आपस में टर्म्स बराबर होनी चाहिए। 8 के सामने अगर 0 आ रहा है तो भाई ये टर्म्स आपस में बराबर होनी चाहिए लाजमी तौर पे। सिमिलरली x प्लस 4 के सामने देखो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर मैं x प्लस 4 के सामने 0 रखता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी -4 के बराबर, तो x का आंसर आ गया। y के सामने देखो क्या आ रहा है 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के बराबर। तो मेरा एक आंसर क्या होगा, -4 एक होगा 1, तो -4 1 मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगेन इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस क्वेश्चन में ऑल दो जिन्होंने पेपर ये डिजाइन किया उन्होंने माशाल्लाह से बड़े ब्लंडर मारे हुए हैं। अगर ये एनईटी के किसी टीचर ने बनाया था तो उनके पास बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता कि कभी भी दो मैट्रिसेस अगर इक्वल टू के आमने सामने आएंगे तो उनकी एडजेसेंट वैल्यूज भी बराबर होती हैं। तो मेरे पास अभी मैंने टाइम भी नहीं देखा था तो मैंने इसको डायरेक्टली मैंने सही नहीं करवाया। वैसे इसको यहाँ पे कोई और वैल्यू होनी चाहिए थी ताकि यहाँ पे भी आपके पास 1 ही बनता और यहाँ पे भी आपके पास 0 ही फॉर्म होता, मगर खैर उन्होंने कोई गलती करी हुई है तो कोई मसले की बात नहीं है। मैंने आपको फिर भी करके बता दिया कि सॉल्व कैसे किया जा रहा होगा, ये क्या पैटर्न होगा सॉल्व करने का, तो मैंने आपको फिर भी बता दिया, सही है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल चीज है। अरे भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसके बारे में तो क्या ही बात करें। लास्ट पेपर में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेतहाशा आपके पास यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछा जाता है। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि पहले फेज के अंदर इन तीनों मैट्रिसेस को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। इक्वल टू के बाद क्या है, ये 2 -14 और यहाँ पे सिंबल है ट्रांसपोज का। अब देखो सबसे पहले मैं इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है -2, दूसरा आ रहा है 4, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है -1, और दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ रही है 1x5, और नीचे क्या है 2 4x। तो सबसे पहले मैं इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाता हूं। हमेशा याद रखिएगा दुनिया में दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, कि देखो पहले वाले मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस के बराबर होने चाहिए, तभी दुनिया में दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। तो भाई देखो मेरे पास पहले वाले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉस कितनी है, 2 हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई इजीली हो सकता है, सही है ना। तो भैया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस को, देखो मुझे मालूम है मेरा जो ए लेवल्स का बच्चा है उसने मैट्रिसेस नहीं पढ़े हुए, एज अ टीचर हम लोग इस लेवल के ऊपर जाके पढ़ा रहे होते हैं कि भाई हमारे तमाम शागिर्दों का भलाई हो, हमारे तमाम, मेरे पास ए लेवल्स का बेतहाशा बच्चा आता है। भाई ए लेवल्स के बच्चे की खास बात ये होती है उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है, मैथ्स में खाली लैग करता है, सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा हुआ, मैट्रिसेस नहीं पढ़ा हुआ, इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं आइडिया होता। तो भाई हम स्पेशली अपने ए लेवल्स के बच्चों को बड़ा फोकस करते हैं। सिमिलरली जो हमारा इंटरमीडिएट का बच्चा होता है हमें मालूम होता है कि वो कहाँ पे लैग कर रहा है। तो याद रखिएगा आपको प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, एप्टीट्यूड की प्रॉपर तैयारी करना बहुत जरूरी है। सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर नहीं करने, पास्ट पेपर्स के अलावा भी काम करना। इतनी मेहनत मैं इतना गलत सिर्फ आप लोगों के लिए सॉल्व करवा रहा हूं, आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आए। तो रिमेंबर दिस थिंग, न्यू बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हो रहा है, उसको आप लाजमी तौर के ऊपर ज्वाइन करें। उसमें आपके लिए ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी कवर्ड लाइव, ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड लाइव, मल्टीपल रिवीजन क्लासेस होती है, मल्टीपल टेस्ट होते हैं, सो ऑन। तो खैर देखो हम ये दो पर्टिकुलर मैट्रिसेस को आपस में सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कि मेरे प्यारे बेटे हमारे पास देखो पहले वाले मैट्रिक्स के अंदर मैंने ऐसे करके रॉस बना दी, और ये मेरे पास दूसरे वाले नंबर ऑफ जो मैट्रिक्स आ रहा है तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बना दी ऐसे करके। सर आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिपेंड करती है हेड टू हेड रूल एंड टेल टू टेल रूल। यानी कि देखो सिंपल तरीके से जो -2 है ये 1 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2। ये जो 3 है ये 2 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब कभी आप एक
एरो को दूसरे एरो से सॉल्व करवाते हो तो बीच में साइन आता है प्लस माइनस का। 3 2 क्या बन जाएगा 6 का 6। अब देखो मैंने पहली रो को पहली कॉलम से सिंप्लीफाई करवा दिया, अब मैं दूसरी रो को पहले कॉलम से सिंप्लीफाई करवाऊंगा। तो 4 1 देखो 4 बन गया। देखो और से देखो, ये जो टेल है टेल से मल्टीप्लाई हो रही है, हेड हेड से होगा, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 बन जाएगा। अब ये दोनों रॉस जाके इस वाले सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे, तो -2 जब x से मल्टीप्लाई होगा ये बन गया -2x। अब जब 3 मेरे पास जाके मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 12 के बराबर, सही है ना। अच्छा भाई, 4 जाके x से मल्टीप्लाई होगा 4x बन जाएगा, -1 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, -4 बन जाएगा। अब सिमिलरली मेरे पास ये दोनों रॉस जाके लास्ट के कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, तो भाई -2 जाके जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इट शुड बिकम -5 2 10। वैसे आपको इसका डायरेक्टली आंसर याद हो जाना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 जाके x से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3x बन जाएगा, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा 20 बन गया, -1 x से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का 1x बन जाएगा। और देखो बाहर हमारे पास क्या आ रहा है, बाहर हमारे पास जो बड़ा एक और मैट्रिक्स है, नेगेटिव का 3 1 और 0। अब मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, चाहो तो पहले सिंप्लीफाई करके इसको लिखना चाहते हो तो लिख दो बेशक। तो क्या बन जाएगा, देखो -2 प्लस के 6 का मतलब क्या है, -2 प्लस 6 का मतलब ये +4। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है -2x प्लस का 12, और यहाँ पे मेरे पास आ गया नेगेटिव का 10 प्लस का 3x। ये कैलकुलेटर में भी आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपका वेरिएबल बेस्ड डेटा है। यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 4x माइनस का 4, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 20 माइनस का x, और आपके पास बाहर जो मैट्रिक्स आ रहा है देखो वो क्या है, वो मेरे पास है -3 1 और 0। अब आपने करना क्या है, सिंपली इन दोनों मैट्रिसेस को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। फर्दर कैसे मल्टीप्लाई करवाओगे, देखो अगेन अगेन कंडीशन समझो, मैं आपको इस सारी बात सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बात बहुत डिटेल में समझ में आए। देखो मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्टली भी सॉल्व करवा के बता सकता हूँ, मगर डायरेक्टली सॉल्व करने पे आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो देखो रॉज और कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं, दो मैट्रिसेस को कभी भी दुनिया में मल्टीप्लाई करवाना है, पहले वाले मैट्रिक्स के आप हमेशा क्या देखोगे, नंबर ऑफ कॉलम्स को, और दूसरे वाले मैट्रिक्स के हमेशा नंबर ऑफ रॉस को। देखो हमारे पास इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 3, और दूसरे मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रॉस आ रही हैं 3, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बेटे, बहुत सिंपल तरीकेकार है कि देखो अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास पहली रॉ आ रही है, ये सिंपल जाके इस वाली पूरी की पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 4 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, -12। अब ये -2x प्लस का 12, -2x प्लस का 12 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -2x और आगे आ जाएगा प्लस का 12। और आगे देखो ये -10 अब प्लस का 3x जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। मैंने क्या बताया था, इस डायरेक्शन को फॉलो करो। हमारे पास टेल टेल से मल्टीप्लाई होती है, हेड हेड से मल्टीप्लाई होता है, बीच वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है। और अगर कभी भी एक एरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बीच में साइन प्लस माइनस के आते हैं हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होता है। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 इंटू -3 -6 बन जाएगा, 4x माइनस का 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 4x माइनस का 4, और ये 20 माइनस का 0 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा का पूरा खत्म हो गया। इसको एक दफा अगर मैं सिंप्लीफाई करके अब लिखूं तो देखो नेगेटिव का 12 प्लस का 12 खत्म होकर क्या बन गया, नेगेटिव का 2x, और नीचे क्या बन जाएगा, -6 -4 नेगेटिव का 10, तो ये बन जाएगा 4x माइनस का 10। इक्वल टू के बाद देखो क्या मौजूद है, इक्वल टू के बाद एग्जामिनर ने आपको ये मैट्रिक्स गिवन है 2 -14 और ऊपर ट्रांसपोज आ रहा है। ट्रांसपोज का मतलब होता है रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करना है, कॉलम को रॉस में कन्वर्ट कर देना। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को उल्टा करके लिखूं, इस रॉ को एज अ कॉलम लिखूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 और नीचे -14 आ गया। यानी कि आसान भाषा में जब मैंने इन तीनों मैट्रिसेस, ठीक है बेटा देखो, जब मैंने इन तीनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है, और इक्वल टू के बाद क्या मौजूद था, 2 और -14। अब फाइनली हम लोगों ने क्या करना है बेटा, अब फाइनली हम लोगों ने सिंपल तरीके से मैट्रिसेस को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मेरे प्यारे बेटे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, कि देखो अब फाइनली मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड की जाएगी। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि दुनिया में कभी भी दो मैट्रिसेस अगर आपस में एक दूसरे के बराबर आ जाए, इक्वल टू के आमने सामने, तो इनकी जो एडजेसेंट वैल्यूज होती हैं, एक दूसरे के आमने सामने वाली वैल्यूज होती हैं, एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं। तो -2x के सामने क्या है 2, तो आपके पास सिंपल तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 के बराबर। अगर नीचे से निकालोगे वहां से भी यही आंसर आएगा, 4x माइनस का 10 इज इक्वल टू -14। यहाँ से निकालोगे नेगेटिव का 10 वहां पे जाएगा, प्लस का 10 बनेगा तो बन जाएगा 4x नेगेटिव का 4, तो यहाँ से भी x की वैल्यू नेगेटिव का 1 ही आएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने इतना अगर अपना गला सुखाया है ना, मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली आपसे कह देता कि भाई इसका आंसर -1 होगा, लास्ट क्लास में बता दिया था, सॉल्व कर लेना। नहीं, मैंने आपके लिए देखो इतनी मेहनत करी, आपको एक एक स्टेप मैंने करके बताया कि देखो मेरी जिम्मेदारी ये होती है, मेरा काम ये होता है कि मेरे शागिर्द तक मेरी बात पहुंचे, मेरा काम ये होता है कि मेरे बच्चे तक मेरी ये बात पहुंचे, मेरा काम ये होता है कि मेरा स्टूडेंट ये बात समझ सके कि भाई मैं उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। तो भाई इस क्वेश्चन को अगर ये पेपर में आए ना तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू को वैसे ही याद करके चले जाओ, क्योंकि सेम क्वेश्चन बेतहाशा रिपीट हो रहा होता है। तो भाई अगर आपके पास टाइम कम है ना तो आप
इसको डायरेक्टली आंसर -1 लगा लो। हमेशा याद रखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत पेपर में आता है, इसका डायरेक्टली एक्स का आंसर क्या होगा, -1 के बराबर। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस मिट गए तो मैंने अलग से ऑप्शंस लिख दिए यहाँ पे ताकि आपको मसला ना हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है कि यार अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है लिमिट्स के ऊपर, 1 और 0 मेरी लिमिट्स हैं, ऊपर 1 आ जाए, नीचे आ जाए 1 प्लस का ए स्क्वायर, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन भी डी ए की रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही हो। तो भाई देखो इसका इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला क्या है, क्या आप सोच सकते हो इसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होगा? मेरे प्यारे बेटे इंटीग्रेशन के अंदर अगर लेट सपोज मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा रीडिफाइन कर दूं, मैं कहता हूं कि यार इंटीग्रेशन में क्वेश्चन हमारे पास आ जाए इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? आप तमाम लोग बोलेंगे सर इसकी इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अरे भाई कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसकी इंटीग्रेशन देखो अप्लाई करने का एक आसान तरीकेकार है। आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि यार मेरे पास कंप्लीट टर्म की पावर क्या है 1, तो नीचे से ऊपर जाऊंगा तो पावर फॉर्मूला फेल हो गया। और एलन शॉर्टकट फॉर्मूला क्यों फेल हो गया? क्योंकि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा बेटा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर अगर आपको याद हो कि ना याद हो, हमारे पास सेम फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है कि 1 डिवाइडेड बाय या फिर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसके बराबर होता है। ये बराबर होता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी के बराबर होता है। तो भाई सेम काम हम लोगों ने यहाँ पे करना है कि देखो हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट्स आ रही हैं 1 और 0 के भी फिलहाल एज इट इज रहने दीजिए। गौर से बात को जरा समझिए कि बेटा देखो यहाँ पे 1 है, तो अगर 1 पे कुछ भी नहीं है तो 1 का स्क्वायर है। फिर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? ए स्क्वायर, यानी कि देखो मेरे पास ये क्या वैल्यू है? ए स्क्वायर। तो मुझे ये सबसे पहले नोटिस करना पड़ेगा क्या इस ए का ऊपर मेरे पास फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है? तो जाहिर सी बात है एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो हम ए की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ए का ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा? ए की रिस्पेक्ट से ए के बराबर ही होगा, नॉर्मल सी बात है ना। भाई अगर मैं आपसे कहता हूँ एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से क्या होगा, जाहिर सी बात है 1 के बराबर ही होगा, एग्जिस्ट कर रहा है ऊपर, नॉर्मल सी चीज है। तो इसका मतलब क्या, मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला मुझसे क्या कहता है कि भाई सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट वैल्यू। देखो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? ये मेरा कांस्टेंट है और ये मेरा फंक्शन है। तो कांस्टेंट मेरा किसके बराबर है? 1 के। आगे हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स। तो बेटा यहाँ पे गौर से देखो आगे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए। देखो मेरा एक्स यहाँ पर क्या है? ये बराबर है कैपिटल ए के, नीचे डिवीजन में कांस्टेंट दैट इज सिंपल 1। और जो भी मेरी लिमिट्स आ रही हैं उसको मैंने ब्रैकेट से बाहर शिफ्ट कर दिया। तो आसान तरीन भाषा में मेरा आंसर क्या आ गया? ये आ गया टेंजेंट इनवर्स ए का ए, और बाहर मेरी लिमिट्स क्या है? लिमिट्स हमारी आ रही है 1 और 0 की। अब फाइनली आप अपनी लिमिट्स को अप्लाई कर दोगे। लिमिट्स अप्लाई करने का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो भाई हर पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन लाजमी मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करने के लिए होंगे, बट बहुत सिंपल है। देखो सिंपल चीज है यार। अब आप लिमिट्स को अप्लाई कर दो। लिमिट्स क्या होगी? टेंजेंट इनवर्स 1, माइनस का साइन, फिर आगे क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स 0। तो मेरे प्यारे बेटे टेंजेंट इनवर्स 1 का आंसर क्या होता है? टेंजेंट मुझे तो वैसे फिंगर टिप्स के ऊपर याद है क्योंकि मेरे तो साल के अंदर कुछ 26 किस्म के बैजेस चल रहे होते हैं बगैर कैलकुलेटर वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई टेंजेंट इनवर्स 1 बराबर होता है, रिमेंबर दिस थिंग, 45 डिग्री के। और टेंजेंट इनवर्स 0 बराबर होता है 0 के, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री के। 45 डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई बाय 4। 45 डिग्री का मतलब क्या होता है? रेडियन में कन्वर्ट करोगे पाई बाय 4 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज द पाई बाय 4 इज द करेक्ट आंसर। कैसे सॉल्व किया पूरी चीज दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन में एक चालाकी करी है। क्या कहा है एग्जामिनर? कह रहा है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर। आगे कह रहा है कि भाई आपको ए की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। इसको आप ऐसे करके समझ लो कि मैं आपसे कहता हूं इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन निकालनी है। तो भाई ये तो डायरेक्टली फॉर्मुला होगा ना। अगर मैं इस पे पूछूंगा क्या अप्लाई करोगे, डायरेक्टली फॉर्मुला अप्लाई करोगे, क्या फॉर्मुला होगा? ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 1, आगे हो जाएगा सिंपल टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1। सिंपल सी बात है, बच्चों वाली चीज है। जब तुम इस चीज को आराम से सॉल्व कर सकते हो ना, तो एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज करेगा। एग्जामिनर का काम है कंफ्यूज करना। तो एग्जामिनर ने जानबूझ के यहाँ पे ए दे दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अगर वो सिंपल ये वाला क्वेश्चन दे देता ना, बच्चा तो विद इन सेकंड में चुटकी बजा के सॉल्व कर लेता। मगर एग्जामिनर ने क्या करा कि भाई उसने ए करके दे दिया कि शायद उसको लग रहा था बच्चा डिफिकल्टी फेस करेगा। मगर एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आप किससे पढ़कर आए हो, आप मैथफ्लिक्स से पढ़कर आए हो। तो एग्जामिनर को पता ही नहीं है भाई ये बात। एग्जामिनर समझ रहा है कि आप ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ के बैठे हो या ट्यूशन वाले बाजी से पढ़ के बैठे हो। तो एग्जामिनर को बताना है कि भाई आप किसी बेकार महंगे कोचिंग सेंटर से पढ़ के नहीं आए हुए, आपने सर हाशिम से पढ़ा हुआ है। सर हाशिम ने पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया है। सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा क्या बन गया? 1 डिवाइडेड बाय 1 टेंजेंट इनवर्स ए डिवाइडेड बाय 1। और आगे आपने फिर लिमिट्स को अप्लाई करवाया। लिमिट्स को जब अप्लाई करवाओगे, सिंप्लीफिकेशन करवाने के ऊपर आप जाओगे, सो आपने सिंपल लिमिट्स को अप्लाई करवाया और सिंपल वे में आपका पर्टिकुलरली आंसर आ गया। क्वेश्चन आपका विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर कहता है विच वन इज नॉट द रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता क्या कॉन्सेप्ट है। हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है, क्या आ रही है मेरा बेटा? ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है, तो उसमें एक बेसिक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है
और वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई या तो आपके पास कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या फिर कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से छोटी होगी। हमेशा याद रखिएगा अगर सीरीज जीपी की है तो कॉमन रेशियो कैन नेवर बी इक्वल टू 1, क्योंकि देखो कॉमन रेशियो दुनिया के अंदर अगर कभी भी 1 बन जाएगा ना तो फिर सीरीज वो जीपी की नहीं रहती, वो सीरीज एपी की फॉर्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, आपके पास एक सीरीज आ रही है 2,2,2,2,2,2,2, या फिर आपके पास सीरीज आ रही है अल्लाह भला करे किसके बराबर 1,1,1,1,1,1,1,1,1। देखो हमेशा याद रखिएगा अगर आप इस सीरीज का कॉमन रेशियो निकालोगे ना 1 के बराबर आएगा, तो ये जो सीरीज है ना, ये जो सीक्वेंस आ रही है जीपी का कंसीडर नहीं होगा, ये एपी का कंसीडर होगा। तो याद रखिएगा हमेशा इस बात को कि भाई कॉमन रेशियो दुनिया में क्या कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, प्लस का 1 नहीं एग्जिस्ट कर सकता। इसके अलावा कुछ भी होगा, या तो 1 से बड़ी वैल्यू होगी 1 से छोटी होगी, 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मगर कभी भी खुदारा याद रखिएगा 1 नहीं हो सकती है। 1 अगर होगी तो इसका मतलब वो ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं फॉर्म होगा कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ एन एपी टर्म इज डैश। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि भैया एपी का रेसिप्रोकल क्या होता है, एपी का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास एचपी, यानी कि एपी का रेसिप्रोकल क्या होता है, एचपी के बराबर। तो यानी कि भैया बेसिक क्वेश्चन है कि भाई द रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज बेसिकली एचपी। ये बेसिक तरीकेकार है। इस तरीके से देखो मैंने इस पूरे पेपर को सॉल्व करवा दिया है। तो बस लास्ट में बस एक बात करूंगा कि भाई मैं इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ अपने शागिर्दों के लिए कर रहा हूं, आप लोगों के लिए कर रहा हूं, वरना बाखुदा मुझे कोई नीड नहीं है। कहने का सिर्फ एक मकसद है, क्या मकसद है कि भाई वो कहते हैं ना बूढ़ा अपने माजी पे अफसोस क्यों कर रहा था, पता नहीं वो आपने कभी वो कहानी पढ़ी या नहीं पढ़ी, वो आपके पहले एक जमाना था इंटर की किताबों में मौजूद थी। तो बेटा बूढ़ा अपने माजी पे इसलिए अफसोस कर रहा था क्योंकि उसने वक्त के ऊपर जो है ना मेहनत नहीं करी थी। तो भाई आपने उस बूढ़े की तरह नहीं बनना, आपने मेहनत करनी है। ये जो आखिर के चंद दिनों का टाइम है, खाली यही टाइम है जब आपने मेहनत करनी है। ये मई हो गया, ये जून हो गया, ये जुलाई के स्टार्ट हो गया, खाली ये 3-4 महीने हैं जिसके अंदर आपने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स देनी है। तो प्यारे बेटे इस बात को समझो कि भाई आपने बहुत मेहनत करनी है। ये जो टाइम है, टाइम कभी दोबारा मुड़ के वापस नहीं आएगा। इसके लिए अपनी पूरी जान मार दो, जो करने की नीड पड़े करो। किसी महंगे बेकार कोचिंग सेंटर में बैठे हुए हो जहां पे आपको लगता है कि भाई सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक की या 9 बजे से लेके 6 बजे तक की क्लासेस हो रही हैं, तो अल्लाह का वास्ता है भाई उसको नहीं लेने की नीड है आपको। मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि भाई अगर आप सुबह 9 से लेके शाम 6 तक की क्लासेस ले रहे हो तो घर वापस आके आप तैयारी कब कर रहे हो, तैयारी करने का टाइम भी अवेलेबल नहीं है आपके पास। सो भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो। आपने तमाम चीजों को कवर अप करना है, आपने तमाम चीजों को समझना है, आपने ट्रैफिक में फंसना नहीं है, आपने धूल मट्टी में अपना पसीना नहीं बहाना, आपने कहीं जाके इंतजार नहीं करना, आपने सिंपल ले में भाई आपने घर पे बैठ के तैयारी करनी होती है। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कि आप आराम से ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हो, आप आराम से यूट्यूब से प्रिपरेशन कर सकते हो। भाई एप्टीट्यूड में एक एक लम्हा आपका बड़ा कीमती है। इस बात को समझो कि भाई अक्सर बच्चे जो कहते हैं ना फिजिकल कोचिंग, भाई फिजिकल कोचिंग में आप अपने माँ बाप के एक्स्ट्रा पैसे भी जाया करोगे और अपने अपना टाइम भी जाया करोगे। टाइम इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट। खैर पैसे दुनिया में दोबारा रिकवर हो जाएंगे, टाइम कभी रिकवर नहीं हो सकता। आप खुद इस बात को सोचो, मैं अक्सर बच्चों के पास समझाता हूं कि यार अगर 9 बजे सुबह कहीं पे क्लास है तो आप 7 बजे घर से निकलोगे, 8 बजे पहुंचोगे, 8:30 पे पहुंचोगे, 9 बजे से लेकर अगर 3 बजे या 6 बजे तक की आप क्लासेस ले रहे हो, तो जब घर वापस पहुंचोगे आप दोबारा 7 बजे या 6 बजे, तो आपके पास कोई हिम्मत नहीं बचेगी दोबारा कुछ प्रैक्टिस करने की। यू कैन नॉट डू एनी सिंगल थिंग। सो भाई एक स्ट्रेटेजी को फॉलो हमेशा करो। स्ट्रेटेजी होती है कि भाई टाइम को मैनेज करो, अपना एक टाइम टेबल डिजाइन करो। आप ना सिर्फ देखो 2 काम लाजमी करने हैं, ना सिर्फ ये तमाम पास पेपर जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं इनको बहुत तरीके से सॉल्व करना है, बल्कि साथ साथ आपने एप्टीट्यूड की प्रॉपर प्रिपरेशन भी करनी है। देखो हो सकता है इन्हीं पास पेपर से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, मगर अगर नहीं आते तो एटलीस्ट आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स की शॉर्टकट्स मालूम होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई मेरा न्यू एप्टीट्यूड का बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हो रहा है 7 मई से। अगर आप अभी उसमें एडमिशन लोगे तो उसमें फिजिक्स की तमाम पेपर्स को भी सॉल्व करवाया जा रहा है, कंप्यूटर के तमाम पेपर्स को भी सॉल्व करवाया जा रहा है, मैथ्स के तो मैं ऑलरेडी सॉल्व करके उन्हें दे ही रहा हूं। तो भाई उसका फायदा बड़ा होगा आपको राउंड 1 के लिए भी, राउंड 2 के लिए भी। इसके अलावा अगर आप उसके अलावा भी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होगे तो तमाम यूनिवर्सिटीज की आपकी तैयारी होगी और उसकी बहुत मामूली सी फीस होती है, 6,500 रुपए कंप्लीट कोर्स की फीस है। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं जो मुस्तहिक बच्चे होते हैं फिर पर्टिकुलरली मैंने बच्चों को एक और डिस्काउंट भी दिया हुआ है कि अगर आप मेरे पास 4 से 6 बंदों का ग्रुप लेकर आओगे तो मैं पर बच्चे सिर्फ 6,000 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ। और अगेन हर बच्चा प्रॉपर्ली पोर्टल का एक्सेस होता है, नंबर ऑफ टेस्टों को उसके पास एक्सेस होता है, वो तमाम डाउट टीचर से अपने सवाल पूछ सकता है, वो तमाम लाइव क्लासेस को ले सकता है, वो तमाम पोर्टल्स के अंदर बैठ के कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग ले सकता है, उसको तमाम लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसको तमाम लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी एंड सो ऑन। द पॉइंट इज दैट कि भाई आप तैयारी कहीं से भी करते हो, तैयारी करना इंपॉर्टेंट है, अपनी तरफ से बेस्ट दो। यही टाइम आपका इंपॉर्टेंट तरीन टाइम है और ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा जिंदगी में। तो इस क्लास को मैं ऑफ करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।